अनुराग बहुत सुलझा हुआ लड़का है। उसकी 3 छोटी बहनें हैं, नमिता, काव्या और सौम्या। अनुराग के माता पिता नहीं है, इसलिए उसने अपनी बहनों को माता पिता की तरह पाला है और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। एक दिन नमिता अनुराग से कहती है, भाई अब आप शादी कर लो, आप हम सब से बड़े हो और आपकी शादी पहले होनी चाहिए। नहीं, पहले मैं तुम्हारी और काव्या की शादी करूंगा, उसके बाद में अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। और अभी तो सौम्या को भी पढ़ाना लिखाना है और उससे डॉक्टर बनाना है। भाई आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, आपको हमेशा हमारी फिक्र लगी रहती है। अरे अब तुम मेरा बातों से ही पेट भर दोगी या कुछ खाने को भी दोगी? मुझे दुकान पर भी जाना है, चलो देर हो रही है मुझे। अरे भैया आप और आपकी दुकान, कभी हमारे साथ बैठकर 2 घड़ी बात भी नहीं करते। नमिता अनुराग को नाश्ता देती है और अनुराग अपनी दुकान पर चला जाता है। अनुराग ने बहुत मेहनत करके दुकान और घर खरीदा है, इसी दुकान से तो अनुराग का घर चलता है। एक दिन अनुराग के चाचा उसके पास आते हैं। और कहो बेटा अनुराग, कैसे हो और तुम्हारी तीनों बहनें कैसी हैं? सब ठीक है चाचा जी, बस नमिता की शादी करने की सोच रहा हूँ। आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। अच्छा हुआ जो तूने मुझे पहले ही ये बात बता दी। अब कल ही किशोरी लाल जी मिले थे, वो भी अपने लड़के के लिए अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तुम कहो तो बात करूं। हाँ हाँ चाचा जी, बात कर लो आप, और जल्दी से ये रिश्ता पक्का करवाओ। लड़के वाले नमिता को पसंद कर लेते हैं और अनुराग को भी लड़का पसंद आ जाता है। शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है, लेकिन एक दिन अनुराग के चाचा उसके घर आकर कहते हैं, बेटा शादी की तैयारी कैसे चल रही है? चाचा जी बहुत अच्छी चल रही है, कार्ड तो लगभग बट ही चुके हैं। बेटा एक जरूरी बात करनी है तुमसे, सोच रहा हूँ कैसे करूँ। अरे चाचा जी, आपको मुझसे बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है, आप आराम से बताइए क्या बात है। वो क्या है ना बेटा, शादी के लिए किशोरी लाल जी ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? उन्हें दहेज में 25 लाख चाहिए बेटा। क्या 25 लाख रुपए? लेकिन चाचा जी उन्होंने पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और अचानक से ऐसी शर्त? चाचा जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने कम समय में इतने सारे रुपयों का इंतजाम कैसे करूंगा। ये सारी बातें नमिता भी सुन लेती है और वो गुस्से से कहती है, चाचा जी आप जाकर उन लोगों से मना कर दो कि हमें ये शादी नहीं करनी है। ऐसे लालची लोगों के घर जाने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर इसी घर में बैठी रहूं। नमिता ये क्या बोल रही हो? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, सब जगह कार्ड भी बट चुके हैं। बेटा अगर एक बार तुम्हारा रिश्ता टूट गया ना, तो तुम्हारी शादी होने में बहुत दिक्कत होगी। दहेज की बात सुनकर अनुराग बहुत परेशान रहता है और वो फैसला करता है कि जिस मकान को इतनी मेहनत से उसने खरीदा था और उसकी बहनों ने बड़े प्यार से जिस मकान को घर बनाया था, उस घर को वो गिरवी रख देगा। ये बात जब अनुराग की बहनों को पता चली तो उन्होंने अनुराग को बहुत समझाया, भाई आप ये घर गिरवी मत रखो, मेरी शादी मेरे भाई बहनों को बेघर करके होगी तो मैं अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। भाई या जरा सौम्या के बारे में भी तो सोचो, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और काव्या आपको उसकी भी तो शादी करनी है। अरे देखो, मैं ये घर बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ। मेरी दुकान है ना, वहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो मैं जल्दी ही घर छुड़वा लूंगा। और क्या तुम तीनों को अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या? तुम देखना मैं जल्द ही यह घर वापस ले लूंगा। अनुराग अपनी बहनों की एक नहीं सुनता और वो घर गिरवी भी रख देता है। शादी के बाद नमिता अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है और अनुराग अपनी दोनों बहनों के साथ खुशी खुशी रहता है। फिर एक दिन काव्या अपने भाई के पास आकर कहती है, भैया मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से ऑफर लेटर आया है, मुझे कुछ महीने की ट्रेनिंग के लिए जापान जाना होगा। अरे तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, तुम भी शादी करो और अपने ससुराल जाओ। भैया अगर मेरी शादी नमिता दीदी की तरह होगी तो मुझे शादी नहीं करनी। भैया प्लीज मुझे जाने दो, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। काव्या के बार बार कहने पर अनुराग उसे जापान भेजने के लिए मान जाता है, लेकिन नमिता की शादी के बाद अनुराग को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में काव्या के जापान जाने का खर्चा वो कैसे उठाता, इसलिए वो काव्या को बिना बताए अपना गिरवी पड़ा घर बेच देता है। काव्या, मैंने तुम्हारी जापान जाने की टिकट बुक करा दी है और ये लो कुछ रुपए तुम्हारे काम आएंगे।
अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इस तरह काव्या जापान चली जाती है। काव्या के जाने के बाद सौम्या और अनुराग किराए के घर में रहने लगते हैं। सौम्या अपने भाई की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो अपनी पढ़ाई के लिए अपने भाई से कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन अनुराग उसे डॉक्टर बनाना चाहता था, इसलिए अनुराग सौम्या को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजना चाहता था। सौम्या, कुछ सोचा है तुमने? अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने अमेरिका कब जा रही हो? भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और आपको पता है ना डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगता है, और वो कहाँ से आएगा? अरे पगली, तू पैसों की चिंता मत कर, मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा, लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना कर रहूंगा। और अमेरिका, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमिता तो है ही वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? मैं आपके साथ ही रहूंगी। मुझे कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं बनना। तुम्हें पता है सौम्या, मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मैं तुम तीनों बहनों को संभालने में लग गया, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा का ये सपना तुम पूरा करो, ताकि मरने के बाद मैं अपने मम्मी पापा से शान से कह सकूं कि मैंने उनका हर सपना पूरा किया है। ये कहते हुए अनुराग की आंखें भर आई। सौम्या ने अपने भाई को पहली बार रोते हुए देखा था। अब सौम्या अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गई। अनुराग ने सौम्या को आगे पढ़ाने के लिए अपनी दुकान भी बेच दी, और उसका एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया। सौम्या, अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करना। या आप अपना ख्याल रखना। अब सौम्या भी अपने भाई को अकेला छोड़कर अमेरिका चली गई, और उसके जाने के बाद अनुराग की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। वो मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से 2 रोटी का इंतजाम कर पाता था। किराया समय से ना देने पर उसके मकान मालिक ने मकान भी खाली करवा दिया। अब वो फुटपाथ पर रहने लगा। उसकी बहनें उसे फोन करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन फोन में बैलेंस ना होने की वजह से उसका फोन भी नहीं मिल पाता था। तीनों बहनें अपने भाई के बारे में ही सोचती रहती हैं। भैया, मेरी वजह से आपको बेघर होना पड़ा। अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भैया, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। भैया, मैंने आपको कई बार कॉल किया, लेकिन आपका फोन बंद आता है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी भैया। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन अनुराग को बाजार में बहुत सारी राखियां दिखाई दी। दुकानों पर राखियां हैं। लगता है रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। पता नहीं मैं अपनी तीनों बहनों से कब मिल पाऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका चाचा उसे मिल गया। अनुराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैंने सुना तुमने घर और दुकान दोनों बेच दिया। हाँ चाचा जी, नमिता की शादी करवाई और सौम्या और काव्या को आगे पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। अब राखी आने वाली है तो बहनों की याद आ गई। बेटा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी बहन भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। लोग तो सिर्फ राखी का त्योहार मनाते हैं, लेकिन तुम भाई बहन संस्कार और रिश्ते निभाते हो। ऊपर वाला तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा। ये कहकर अनुराग के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अनुराग सड़क पर चल रहा होता है कि तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है, और कार में से एक लड़की निकलती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या होती है। भैया, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कितना ढूंढा। चलो मेरे साथ घर चलो। फिर काव्या अनुराग को घर ले जाती है। अनुराग वो घर देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो वही घर था जो उसने नमिता की शादी के चलते बेच दिया था, और वहाँ नमिता और सौम्या पहले से ही मौजूद होती हैं। ये सब क्या है? ये घर तुमने कैसे लिया? और तुम तीनों इंडिया कब आए? ये घर हम तीनों बहनों ने मिलकर खरीद लिया है। सौम्या डॉक्टर बन गई है, काव्या एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, और आपने जो मेरी शादी में 25 लाख रुपए दिए थे ना, वो मेरे ससुराल वालों ने वापस कर दिए हैं। तो बस भैया, हमने मिलकर आपके लिए ये घर ले लिया, और हम वादा करते हैं कि आपकी उस दुकान से बहुत बड़ी और बहुत अच्छी दुकान खुलवा कर देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको शादी करनी होगी। अब हम आपकी शादी करवा कर ही रहेंगे भैया। अपनी बहनों की बात सुनकर अनुराग आंखों में आंसू लिए कहता है, सच कहते हैं लोग, लड़कियां सच में लक्ष्मी का रूप होती हैं। तुम तीनों के जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, और अब तुम्हारे आने के बाद मेरे घर में लक्ष्मी वापस आ गई।